तो हमने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम स्टार्ट किया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, ये थोड़ा सा ही क्योंकि डिस्कस कर पाए थे। तो वेन डायग्राम्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको। वेन डायग्राम्स में क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना। ये क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जहां पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल से किसे डिफाइन करते हैं, हमारे यूनिवर्सल सेट को, ठीक है ना। ये यू क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता था, कोई बताएगा मुझे? यस, Lakshita, what do you mean by a universal set? Sir, a set which contains all the elements of the sets included in the discussion. हाँ, वेरी गुड। तो एक ऐसा सेट जिसमें डिस्कशन में जितने भी सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हों, उसे हम क्या बोल देते थे, हमारा यूनिवर्सल सेट। लेट सपोज अगर जैसे ए हमें गिवन है 1 2 3, है ना, बी हमें गिवन है 3 एंड 5 एंड 6, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए और बी दोनों में हो। तो जैसे 1 2 3 5 और 6, तो अगर इस सेट की मैं बात करूं तो मैं हाँ इसे क्या बोलूंगा कि यस दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के भी सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है ना, यूनिवर्सल सेट आप इसे भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो योर यूनिवर्सल सेट। और अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि यूनिवर्सल सेट की तो क्या कंडीशन होती है कि उस सेट के अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ए के तीनों एलिमेंट 1 2 3 यहाँ प्रेजेंट है और 3 5 6 भी यहाँ प्रेजेंट है। उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो तो वो हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो सेट डिस्कशन में जितने भी सेट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स तो वहां पर होने ही चाहिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यूनिवर्सल सेट समझ में आया है ना। तो यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कभी कंफ्यूजन मत रखना, है ना। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले रेक्टेंगल होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका यूनिवर्सल सेट। नाउ अब इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बाय अ सर्कल और अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को सर्कल के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में हमें ए सेट एक रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो जैसे x1 x2 x3, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। चलो, तो जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसमें आपको मैं बताना चाहूँ, अगर कि लेट सपोज मान लो यही दो सेट आपको गिवन है ना। ये हो गया हमारा ए बी और सी, हमें ये गिवन है, सॉरी ए और बी आपको ये गिवन है और यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर इसका हमें वेन डायग्राम बनाना होगा, अगर वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखो कैसा होगा। तो अभी हमने बताया कि सर रेक्टेंगल जो है वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। मतलब इसमें क्या होने चाहिए, 1 2 3 5 6 7 8 सारे नंबर्स यहाँ पर होंगे। अब उसमें एक सेट होगा आपका ए, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो 1 2 और 3 दिख रहा है यहाँ पर, x1 x2 x3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते थे। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अभी, 1 2 और 3, तो 1 2 3 को हमने ऐसे डाल दिया। अच्छा, अब बी के अंदर देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, 3 5 और 6। तो क्या बी को आप ऐसा बनाओगे, बी को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट है ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला सर्कल है, ये हमारा क्या हो गया, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो सर्कल है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। और ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखो 1 2 3 5 6 तो यहाँ पर आ गए, लेकिन यूनिवर्सल सेट में 7 और 8 बचा था, तो हम क्या बोल देंगे कि 7 और 8 इस तरह से कहीं रेक्टेंगल में होंगे। तो ये एक जनरल टाइप ऑफ हमारा वेन डायग्राम है जो आगे जाके हम लोग अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे ज्यादा इसे यूज करेंगे, है ना। तो आपको यही समझना है कि रेक्टेंगल इज योर यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर हम किसी भी एक सर्कल से किसी भी सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ए था, बी था, ए को रिप्रेजेंट किया, उसमें 1 2 3 एलिमेंट थे, बी के अंदर 3 5 6 थे। तो ये जो 3 एलिमेंट होगा, देखो ये बी के अंदर भी आ रहा है और ये ए के भी अंदर आ रहा है। अब हम वेन डायग्राम में क्या करने वाले हैं, तो जैसे एल्जेब्रा में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और भी बहुत सारे के ऑपरेशन होते हैं। वैसे ही ऑपरेशन हम किसके लिए परफॉर्म करने वाले हैं, सेट्स के लिए परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। दिस similar type of there are operations which are performed on two or more than two sets which gives rise to another set,
चलो, है ना। तो इस टाइप के हमने क्या बोला था कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सेट्स के लिए भी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या क्या मीनिंग होता है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, वो क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन का क्या मीनिंग है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। हमने क्या मान लिया कि ए और बी दो सेट्स हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? ध्यान से यहाँ देखो, कल हम पढ़ चुके थे, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consist of all the element of A and all the element of B। इसका मतलब अगर आपके पास दो सेट्स गिवन है बेटा, 1 2 3, ये A हो गया और B हो गया 3 5 एंड 6। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी जो सेट होगा उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी, है ना। अभी हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये भी क्या होगा? एक सेट होगा, और ये सेट किन एलिमेंट से मिलकर बना होगा? सो इट विल बी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, बट आपको फिर क्या करना है? कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो जैसे अगर मैं ए के सारे एलिमेंट लिख देता हूं तो 1 2 3 आ गया यहाँ पर। अब 3 तो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, और बचे हुए बी के एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो 1 2 3 5 6 इन एलिमेंट से बनने वाला जो ये सेट होता है, इसी को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ ए एंड बी। ऑल राइट, नाउ दिस कैपिटल यू टाइप सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट यूनियन। तो इस सेट को हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है आपका? ए यूनियन बी। ओके, सो सिंबॉलिकली वी राइट इट एज ए यूनियन बी एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एट ए यूनियन बी, है ना। तो अगर ऐसा कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि ए और बी दो सेट्स का आपने क्या लिया है? यूनियन। और उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो जो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, लेकिन कॉमन एलिमेंट को आपको एक ही बार लिखना है, बार बार उसे नहीं लिखना है। ठीक है ना। ये तो हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट लिख लिए 1 2 3, 3 हमने देखा कि रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखा, और फिर 5 और 6 को लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये आपका क्या हो गया है? यूनियन हो गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूं, तो बहुत आसान सी चीज है ना। तो लेट सपोज अगर ये है 1 3 4 और बी दिया है मैंने 5 6, so what will be A union B? Can you guys tell me what will be A union B? 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 या 1 3 4 5 6। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के होने चाहिए, और रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली दोनों सारे एलिमेंट्स इसमें लिस्ट कर देंगे ना। तो ये हमारा सिंपली क्या है? ए यूनियन बी है। अब इसे हम वेन डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है ना। यूनियन तो हमने समझ लिया कि ये हमारा पहला ऑपरेशन है, लेकिन अब इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर अब मैं आपको एक एक करके चीज बता रहा हूँ। आपको ये तीनों डायग्राम एक साथ नहीं देखने, है ना। अभी इनको एक साथ मत देखो, ये मत सोचो कि ये क्या हो गया। तो देखो हो क्या रहा है कि लेट सपोज आपका फर्स्ट केस में ऐसा लेता हूँ कि ए सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4, है ना। बेटा मैंने बी आपको दे दिया 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने आपको ए दे दिया, और बी दे दिया मैंने आपको 2 और 3। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट अपना बनाओगे, राइट। यू विल ड्रॉ योर यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर यू है, ठीक है। इसे आप एस लिखा है, एस भी डिनोट करते हैं कई टाइम, पर आप इसको यू ही डिनोट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक यूनिवर्सल सेट यू बनाओगे आपका, है ना। फिर इसके अंदर क्या करते थे? मैंने आपको बताया था सेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते थे बेटा। सो सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग सर्कल्स। यस और नो? सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? सर्कल्स की फॉर्म में। तो पहले आपने ए बनाया, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए थे? 1 2 3 4। अच्छा, बी जो सेट है, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 2 और 3 ही आ रहा है। तो 2 और 3 तो ए में भी है। तो क्या आप जब बी का सर्कल बनाओगे तो वो कुछ ऐसा आएगा कि वो इसके अंदर ही लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 और 3 तो इसके अंदर ही है। तो एक तरह से जब अगर बी के एलिमेंट्स, ऑलराइट, बी के एलिमेंट्स अगर ए के अंदर हैं, तो क्या उसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा कि आपने ए बनाया और ए के ही अंदर हमारा सेट बी भी लाई कर रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?
Yes, तो sir. इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अगर आप ए यूनियन बी यहाँ पर लिखना चाहोगे तो ए यूनियन बी देखो यहाँ पर लिख के देखो, तो ए के सारे एलिमेंट आपने लिखे 1 2 3 4। अच्छा बी के तो दोनों एलिमेंट यहाँ आ ही गए, तो ए यूनियन बी जो हमारा आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, इट इज नथिंग बट इक्वल टू ए सेट ओनली। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये हमें क्या बता रहा है आपको, ये आपको ए यूनियन बी बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है दैट व्हेन, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये उल्टा हो गया, when B is a subset of A, when B is a subset of A, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो B है वो क्या है, हमारा A का सबसेट है ना, 2 और 3 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे B is a subset of A। तो A यूनियन B जो कुछ होगा वो इस टाइप से होगा, B पूरा का पूरा सेट A के अंदर लाया करेगा और A यूनियन B हम इस तरह से शेडेड पार्ट से बता देंगे। ठीक है, तो इस ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए और बी सेट्स इस टाइप से हैं तो एक टाइप ऑफ वेन डायग्राम इस टाइप का बन सकता है। इज दिस क्लियर? हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ए यूनियन बी के वेन डायग्राम्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा का पूरा बी सेट जो है वो ए के अंदर ही लाया कर जाए, वो उसका एक सबसेट हो, है ना। तो ए यूनियन बी ऐसा कुछ बनेगा, एंटायर ए सेट। सेकेंड विल बी, तो अब देखो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस मान लो ऐसा है कि ए सेट आपको दिया है मैंने 1 2 और 3, और बी सेट मैंने आपको गिवन है 3 4 और 5। तो यहाँ पर अगर आप ए यूनियन बी लिखोगे बेटा, तो ए यूनियन बी सेट क्या आ जाएगा आपका 1 2 3, ए के सारे एलिमेंट, और 3 तो फिर से लिखेंगे नहीं, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो फिर से क्या करोगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, तो ये हमने रेक्टेंगल बना रही है, ये हमारी यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर ए बनाएंगे हम, ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे बेटा 1 2 और 3। अच्छा फिर बी बनाओगे, तो बी के अंदर भी देखो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 वाला एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, और इसके अलावा कौन कौन सा एलिमेंट है 4 और 5। तो ए यूनियन बी अगर इस टाइप के सेट से जहां पर कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो फिर एक सेकंड टाइप ऑफ हमें वेन डायग्राम मिल सकता है जो कुछ इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, तो यहाँ पर ये वाला पूरा शेडेड पार्ट हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी। आप देख सकते हो ए यूनियन बी यहाँ पर क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, तो वो पार्ट लेने के लिए आपको ये पूरा शेडेड रीजन लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ए यूनियन बी 1 2 3 4 आ रहा था, तो ए वाला पूरा पार्ट शेडेड था। ठीक है, ये सेकंड केस आ जाएगा जहां पर आपका कुछ पार्ट ए और बी का कुछ पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। कौन सा वाला पार्ट, जहां पर 3 एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि 3 हमारा ए सेट में भी है और 3 हमारा बी सेट में भी है ना। एक थर्ड टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी भी यहाँ हो सकती है कि ए ये हो जाए हमारा 1 और 2, और बी आपका बेटा हो जाए मान लो 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाओगे, तो वेन डायग्राम में यू आ गया यूनिवर्सल सेट, ए बनाओगे, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 और 2, बी में कौन सा एलिमेंट है 3 और 4। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन हुई, मतलब ये दोनों कर्व ओवरलैप कर ही नहीं रहे होंगे। यहाँ पर ओवरलैप क्यों कर रहे थे, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन था तो कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा था। यहाँ दोनों एलिमेंट कॉमन थे, पूरा सेट बी ही कॉमन था, तो पूरा पार्ट ओवरलैप कर गया। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, अलग अलग बना दोगे आप, ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया। अच्छा मुझे यहाँ से ए यूनियन बी लिख के बताओ क्या होगा, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 और बी के सारे एलिमेंट 3 4, क्या 1 2 3 4 होगा। अगर उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी, डायरेक्टली पूरा सेट ए और पूरा सेट बी। तो ये 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है ना सेट्स की हमारे पास, या तो जो बी है वो पूरा सबसेट हो जाए, पूरा ए के अंदर लाई कर जाए, या फिर ये सेकंड वाला केस जहां पर कुछ पार्ट ए का और बी का ओवरलैप हो रहा हो, या फिर ये थर्ड पार्ट जहां पर कोई सा भी पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा हो। तो इसके मैंने आपको तीनों एग्जांपल दे दिए। तो ये 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती है व्हेन ड्राइंग वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इस केस में ये पूरा ए सेट आ जाएगा, यहाँ पर ये शेडेड पार्ट, और यहाँ पर ए और बी दोनों को मिला के आपको लिखना होगा। ठीक है, तो एक चीज क्या है कि यहाँ पर आपको ये टर्म दिख रहा होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है, लिख लीजिए आप लोग डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो शायद आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि इफ टू सेट्स डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, है ना, if two sets do not have any common element, then sets are called disjoint sets.
डिसजॉइंट सेट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला रूल जो आपका है ना। तो ये एक डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इजी सी। तो कोई भी अगर पूछ रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है। अगर दो सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो उससे क्या बोल दिया जाता है बेटा, सिंपली डिसजॉइंट सेट्स। राइट, ओके। नाउ हियर आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, यू हैव टू ड्रॉ Venn diagram for this. All right, so A is given to you as 3 4 5 6, B आपको गिवन है 1 7 6 3, और यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 6 8 7। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट गिवन है X। ड्रॉ Venn diagram for this, ड्रॉ Venn diagram। आपको Venn diagram बनाना है ना, एंड शेड A यूनियन B को आपको शेड करना है। A union, find A union B also, and you have to shade it also and represent all these sets in Venn diagram। आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे जो कि आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। राइट, यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये सारे एलिमेंट। तो सबसे पहले इनको आप लिस्ट नहीं करते हो, आप पहले सेट्स बनाओ। तो सेट में बनाऊंगा, A मैंने बनाया, है ना। ए के अंदर अब देखो कि क्या ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, तो हाँ दिख रहा है कि यार सर 3 कॉमन एलिमेंट है और 6 भी कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला ग्राफ इस टाइप का, सॉरी ग्राफ बोल दिया मैंने, इस टाइप का वेन डायग्राम बनना चाहिए। राइट, तो हमने पहले ऐसा बना लिया कि वेन डायग्राम तो सर इसी टाइप का बनेगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे, मैंने आपको बताया था कि कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, है ना, ये क्योंकि कॉमन पार्ट है तो 3 और 6 यहाँ आना चाहिए। उसके अलावा ए में जो बच गए 4 और 5 वो यहाँ आ जाएंगे, फिर बी में जो बच गए 1 और 7 वो यहाँ आ जाएंगे। तो देखो अब ए और बी के अंदर कौन, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपको मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट होता है पूरा। तो ए यूनियन बी आप वेन डायग्राम से डायरेक्टली देख सकते हो, यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर वेन डायग्राम लेट सपोज किसी क्वेश्चन में दिया और आपको बोला जाए राइट ए यूनियन बी, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि ए और बी में दोनों में जो ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी, तो ए और बी के सारे एलिमेंट अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 3 4 5 6 7, ये ए यूनियन बी आ गया हमारा, और इसको आपने शेड कर दिया। अच्छा, ये पूरा अभी बना नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अभी हमने क्या क्या एलिमेंट लिखे हैं, सिर्फ 1 3 4 5 6 7 लिखा है, 2 और 8 बचा है। तो 2 और 8 कहाँ लिख दोगे, तो यहाँ बाहर आ जाएंगे 2 और 8, क्योंकि ना ए में है 2 ना बी में है, और ऐसे ही 8 के लिए तो वो दोनों एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट वेन डायग्राम। किस किस का ये आंसर, जस्ट अ सेकेंड, या ये एग्जैक्टली किस किस का आया था, कोई गलती तो नहीं की थी किसी ने? No, No, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो इस टाइप से आपको हो सकता है, पहले मैं ये बता दूं क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये चीजें सिर्फ सेट्स के लिए नहीं, आपको आगे भी कैलकुलस वगैरह में भी इन्वॉल्व होंगी 12th क्लास में। तो देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, अब डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं हम लोग। सो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन ए और बी का, कौन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ये which are common to both A and B। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है कि इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट which are common to both A and B, मतलब A और B दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना बेटा, उसी से बनने वाला सेट आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, बहुत जल्दी क्लिक करता है ये। तो अगर A दिया है 1 2 3, बी दिया है 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सेट बनने वाला है ये सेट क्या होगा, तो इट विल बी अ सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ। तो देखो यहाँ पर ए और बी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है कॉमन, विच इज 3। तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन से आने वाला जो सेट है वो कौन सा होगा, ये there will be only one element in that set, it will be a 3, क्योंकि सिर्फ 3 ही यहाँ पर क्या है, कॉमन है। now the symbol used is, तो यूनियन के लिए क्या यूज होता था,
कैपिटल यू टाइप का सिंबल, तो इसके लिए जस्ट उसका उल्टा इस टाइप का सिंबल यूज होता है। ओके, दिस सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अगर ए और बी हमें ये सेट गिवन है तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बी योर 3, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर दो सेट्स गिवन है और आपको उनका इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में, और उसी से बनने वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट। ये हो गई डेफिनेशन, नो प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, है ना। तो वही सेम बात है कि इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हो, है ना, विच आर कॉमन टू बोथ। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबॉलिकली वी राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी, और इसको अगर ए इंटरसेक्शन बी को आप लिखना चाहो तो किस फॉर्म में लिखोगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स सच दैट केयरफुली देखना इसको, x बिलोंग टू a, मतलब x a में होना चाहिए, एंड x बिलोंग टू b, मतलब एंड का क्या मतलब होता है कि a में भी हो और b में भी हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉमन ही हो गया, है ना, दोनों a और b में प्रेजेंट होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होता है, इट इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ऑलराइट, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा, 1 2 3 3 4 5 है, तो ये 3 जो एलिमेंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी सेट। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं, है ना, क्योंकि सारी कहानी अगर हम वेन डायग्राम से आप समझोगे तो फिर आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। तो वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम में आपको देखना है इंटरसेक्शन को, तो जैसे इस एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, है ना, तो एक होगा आपका, फिर से रेक्टेंगल बनाया, एक हमारा यूनिवर्सल सेट होगा बेटा। इसके अंदर अब क्या आएगा, इसके अंदर एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा। अब ए और बी में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, हाँ है, तो फिर ऐसे इंटरसेक्शन आप बनाओगे कि दोनों में कुछ पार्ट कॉमन किया। अब इस कॉमन पार्ट में कौन सा एलिमेंट आने वाला है, 3, 1 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे और 4 और 5 यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो पार्ट है कॉमन, यही यही तो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, है ना। तो जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, विच आर कॉमन टू बोथ एलिमेंट, यही तो डेफिनेशन थी। तो इसका मतलब वेन डायग्राम में जो कॉमन पार्ट होगा दोनों का इंटरसेक्शन वाला, उसी वो क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर ये शेडेड पार्ट जो होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 केसेस यहाँ पर भी बनेंगे जैसे वहां पर बन रहे थे सेम, है ना। तो पहला केस तो क्या हो जाएगा कि ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन हो, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल रिप्रेजेंट योर ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो शेडेड पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी व्हेन नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर दिख रहा है कि ना तो ए पूरा बी के अंदर है ना पूरा बी ए के अंदर है। ये तो कौन सा केस हो जाएगा, जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल ले ही लेते हैं, पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये 1 2 3 है और यहाँ पर है 3 4 5। तो इन सेट्स में ना तो B इज अ सबसेट ऑफ A है ना A सबसेट ऑफ B है। हाँ, एक एलिमेंट कॉमन है, कुछ पार्ट कॉमन है, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस विल बी आवर A इंटरसेक्शन B। राइट। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का कंप्लीटली अंदर हो जाए, मतलब वो उसका सबसेट हो जाए। जैसे यहाँ पर है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A का एग्जांपल अगर लेना है तो ऐसे लो कि A दे दिया आपने 1 2 3 4 और B सेट को बेटा आपने रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ 2 एलिमेंट 2 और 3 से। तो अगर इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा U, फिर आप एक A बनाओगे, उसके अंदर क्या आने वाला है, 1 2 3 और 4 चारों एलिमेंट आएंगे। अब बी सेट क्या है, तो बी 2 और 3 से बनने वाला है, तो ये ऐसे बनाओगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि एक सेट ए के अंदर ही पूरा बी सेट आने वाला है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट देखो कौन सा आ रहा है, 2 और 3। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी सेट आप फिर से 2 3 नहीं बोलोगे, दैट मीन्स ये वाला पार्ट ही हमारा शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल रिप्रेजेंट योर ए इंटरसेक्शन बी। जो कि यहाँ आपको सेकंड केस गिवन है कि अगर बी ए के अंदर लाई कर जाता है
या ए बी के अंदर, इसका उल्टा भी हो सकता है, तो पूरा ये वाला जो सेट होगा यही दोनों में कॉमन होगा, है ना, यही दोनों में कॉमन होगा, ए में भी यही पार्ट कॉमन है और बी में भी यही पार्ट कॉमन है, सो दिस शेडेड रीजन विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और ये लास्ट केस जिसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि कोई भी पार्ट अगर कॉमन नहीं है तो ए, जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझो आप कि ए बेटा मैंने आपको दे दिया 1 2 3, ऑलराइट, और बी दे दिया मैंने 4 5 6। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अच्छा बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप देखोगे कोई सा एलिमेंट कॉमन है नहीं सर, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सर यहाँ पर, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट विल बी योर एम्प्टी सेट, उसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उस सेट को क्या बोलते हैं हम, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट बोलते थे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पाई। और इसको अगर आप वेन डायग्राम इसका बनाना चाहोगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा कि ए यहाँ पर बन गया और बी यहाँ पर बन गया, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। और इन टाइप के सेट्स को क्या बोलते थे, जहां पर कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होता था, इन्हें हम क्या बोलते थे, डिसजॉइंट सेट्स। तो यहां से आपको एक चीज और पता चली कि फॉर डिसजॉइंट सेट्स A intersection B is always equal to 5, है ना। तो ये हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया। तो यूनियन में क्या होना चाहिए कि A और B के सारे एलिमेंट आने चाहिए, जो A में भी हैं जो B में भी हैं, और इंटरसेक्शन में क्या होने चाहिए, सिर्फ कॉमन एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। सो यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। चलो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज पे बात आती है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, आप डायरेक्टली एक से देख सकते हो। तो फर्स्ट वन इज कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। बहुत ही आसान सी बात है यार, आपको अगर ए सेट ऐसा गिवन है 1 2 3, है ना, और बी सेट ऐसा गिवन है कि 3 4 और 5, तो आप ए यूनियन बी लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स, इट विल बी अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं बी यूनियन ए पूछूं तो बी यूनियन ए को कैसे लिखोगे कि एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, रिपीट नहीं करना है बस। तो क्या ये दोनों सेट्स आपके सेम ही आएंगे, है ना, ऑलवेज ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए हमारे क्या आएंगे, इक्वली आएंगे। तो अगर कहीं पर आपको बी यूनियन ए या ए यूनियन बी लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम ही सेट हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, बहुत इजी। सेकंड वन इज योर कि ए यूनियन बी, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब अगर 3 सेट्स गिवन है आपको बेटा, ए बी और सी, है ना, और आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो आप पहले ए और बी का यूनियन ले लो, ठीक है, तो यहां से एक सेट आएगा, उसका सी के साथ यूनियन लो, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप बी और सी का यूनियन पहले लेते हो और उसके साथ फिर उस सेट के साथ ए सेट का यूनियन करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि पहले अगर 3 सेट्स आपको गिवन है ना, और आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है, तो आप इससे पहले ए और बी का यूनियन निकाल लो, फिर सी का यूनियन निकालो, या फिर पहले बी और सी का यूनियन निकाल लीजिए आप और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालो, दोनों ही चीजें क्या होंगी, इक्वल होती हैं, एंड दिस इज नोन एज योर एसोसिएटिव लॉ। ऑलराइट, दिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं ना। एग्जांपल आप छोटा सा कुछ भी ले ही सकते हो, उससे आ ही जाएगा, है ना। तो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ना। थर्ड वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड वन क्या है कि ए यूनियन 5, मतलब किसी सेट का, इसको वेन डायग्राम से समझो कि कोई अगर सेट आपको ए दे रखा है ना, ए सेट है ये, और उसका अगर आप यूनियन 5 के साथ लोगे, तो 5 तो क्या है, 5 तो एक तरीके से हमारा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, 5 मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। तो अगर आप उन दोनों का यूनियन लोगे तो उसमें तो क्या होंगे, ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, यूनियन का मतलब यही होता है कि ए के सारे एलिमेंट और 5 के सारे एलिमेंट, तो 5 में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ए यूनियन 5 फिर से कितना आ जाएगा, आपका ए सेट ही आ जाता है। ऑलराइट, so this you have to remember that A union phi is nothing but equals to A only, ठीक है। किसी भी सेट का अगर आप एम्प्टी सेट
सेट के साथ यूनियन लेते हो तो इटसेल्फ वही सेट आपको मिल जाता है, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये थर्ड वाला अच्छा लॉ है, इससे ध्यान रखना है आपको। फोर्थ वन इज ए यूनियन ए। तो किसी सेट का अगर आप उसी सेट के साथ फिर से यूनियन लोगे तो वो क्या आने वाला है, इटसेल्फ दी सेट, है ना। अगर मैं ए सेट आपको बोलता हूँ कि 1 2 3 दिया है, इसके साथ फिर से ए ही सेट का यूनियन ले लो 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, इनमें दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो सेट तो यार ए यूनियन ए अगर निकालोगे तो वो 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि रिपीट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता, और ये सेट इटसेल्फ क्या है आपका, ए। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। दिस लॉ इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। आपको ये याद होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, एंड लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि आपकी एनसीईआरटी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे ज्यादा आते नहीं है, पर आ सकता है कि जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, और बी सेट इज इक्वल टू 2 3 5। तो प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ, for these two sets। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करना होगा बेटा, आपको यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या था। तो आप बोलोगे कि सर कम्यूटेटिव लॉ ये होता था कि हमें ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है, ये बताना होगा। तो पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे, फिर बी यूनियन ए निकालना, दोनों को इक्वल रख दोगे, तो वहां से कम्यूटेटिव लॉ आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। आइडेम्पोटेंट लॉ बोलेगा तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए बताना होगा। तो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट वन इज योर लॉ ऑफ यूनिवर्सल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यू क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अगर किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यार यूनियन लोगे तो वो इटसेल्फ क्या आने वाला है, आपका यूनिवर्सल सेट, है ना। जैसे यहाँ पर ये सेट ए है और यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा रेक्टेंगल है, तो अगर इन दोनों का यूनियन लोगे तो फिर से पूरा रेक्टेंगल ही आ जाएगा ये। सो union of any set with universal set is always universal set. So these are the 5 important properties. Intersection की भी हम properties देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेम जो हमारी वहां पर थी, कम्यूटेटिव लॉ, कि ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर था, तो ए इंटरसेक्शन बी भी किसके बराबर होता है बेटा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर, है ना। किसी का भी आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड फिर से एसोसिएटिव लॉ कि ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो और फिर सी के साथ उसका इंटरसेक्शन लो, वो इक्वल होगा। अब बी और सी का इंटरसेक्शन पहले लेते हो और उसके साथ ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, इट इज नॉट डिफरेंट। थर्ड क्या बोल रहा है कि फाई इंटरसेक्शन ए। तो देखो फाई यूनियन ए तो ए आता था, लेकिन फाई इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, फाई। क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता था कि कॉमन एलिमेंट, राइट, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। और ए के अगर ए और फाई के अगर कॉमन एलिमेंट देखोगे तो आपको कोई सा भी एलिमेंट नहीं होगा जो कॉमन होगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, फाई आ जाता है। ठीक है, सो फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई ओनली एंड फाई यूनियन ए इज इक्वल टू। तो ये आपको याद रखना है, लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या है कि यू इंटरसेक्शन ए, अगर कोई सेट आपको ए ऐसे गिवन है, ठीक है, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो देखो कॉमन पार्ट सिर्फ यही आने वाला है ना, यू के साथ और ए के साथ कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका ए। सो आप बोलोगे यू इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू ए ओनली, है ना। यू यूनियन ए कितना होता था, यू होता था, लेकिन यू इंटरसेक्शन ए कितना होगा, ए होगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको समझ में आनी चाहिए कि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लेना है दोनों का, और यूनियन में जो ए सेट में भी हो और जो बी सेट में भी हो, दोनों के लेना था। ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो, वो यूनियन होता है। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए। किसी सेट का खुद ही के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। इसे फिर से आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। सेम यूनियन में भी था आपके लिए, किसी सेट का अगर खुद के साथ यूनियन लेते हो तो वो
ए के बराबर है, किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी उसी सेट के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आ रही है आपकी, ठीक है। व्हाट इज दिस लास्ट प्रॉपर्टी? जस्ट अ सेकंड, आपको मिलते हैं। हाँ, तो इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर ऐसा कहीं गिवन है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन लो, उसका फिर यूनियन करो, एंड देन उसका यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी सेट के साथ। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको और क्लियर होगा इस प्रॉपर्टी को। तो देखो बेटा, आपको ए सेट मान लो ऐसा गिवन है 1 2 3 1 3 4 ले लिया, ठीक है। बी आपको गिवन है 2 3 5, सी आपको गिवन है 4 2 7, है ना। ये तीन सेट है एंड यू हैव टू फाइंड दिस क्वांटिटी। क्वेश्चन देखना क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको अगर निकालना है तो देखो ए इंटरसेक्शन, तो बी यूनियन सी पहले लिखोगे, तो देखो यहाँ से बी यूनियन सी कितना आ जाएगा? क्या मुझे कोई देख के बताएगा? तो 2 3 4 5 7, राइट। ये बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दिए हमने यहाँ पर। तो 2 रिपीट हो रहा था तो 2 को सिर्फ एक बार लिखा, बाकी 3 4 5 7, तो ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, ए सेट क्या था? 1 3 4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन लेने पे बताओ मुझे क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो ए और बी यूनियन सी, इस सेट में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहे हैं? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये सेट क्या आ जाएगा? 3,4। नाउ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है कि ये किसके इक्वल होता है? पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, और उसका यूनियन ले लो किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखते हैं क्या ये इक्वल आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट 3 है सर, सिर्फ 3 है। फिर 3 का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और 4 ही आ रहा है सर। अब 3 और 4 का ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए, तो ये फिर से देखो कितना आ रहा है? 3 4, और यहाँ पर भी कितना आया था? 3 4। दैट मींस दीस टू आर इक्वल। तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे यहाँ से प्रूव कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ऑल ऑफ यू कैन सी दी फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना यार, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ए बी सी डी 4 सेट्स गिवन है, तो अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी तो डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 1 2 ऐसे 3 सारे 4 एलिमेंट 5 जिसमें 6 ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स ना, तो 1 2 3 4। 3 अब 4 जो 5 एलिमेंट 6 रिपीट हो गए हैं उन्हें फिर से नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 और 6 फिर से आ गया। फिर ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा? तो 1 इसमें 2 तो 3 वन 4 5 6 7 8 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ये आ 8 जाएगा। फिर बी यूनियन सी क्या होगा बेटा? तो बी यूनियन सी, तो कॉमन 3 4 एलिमेंट जो है 5 उसे 6 एक 7 ही 8 बार लिखेंगे, तो 3 3 4 4 5 5 4 5 6 6 6 7 7 7 8 नाउ बी यूनियन डी, बी यूनियन 3 डी 4 विल 5 बी, 6 7 8 9 10 नाउ अब 3 3 ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ करने की बात नहीं है, पहले ए यूनियन बी निकाल लो, उसका सी के साथ अब यूनियन ले लेंगे। तो ए यूनियन बी हमें पता है 1 2 3 4 5 6 है, इसका सी के साथ अगर आप यूनियन लोगे तो 5 और 6 यहाँ पर है ही, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 एंड 7 8, है ना। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन डी, है ना। तो ए यूनियन बी तो ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6, 6 उसका डी के साथ फिर से ले लो, तो 7 8 7 9 8 10 ये 9 चारों 10 एलिमेंट, तो 1 से लेकर 10 तक पूरा सेट इसमें आ जाएगा ना, 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी 3 4 यूनियन सी 5 ये 6 रहा आपके 7 8 पास 3 4 5 6 7 8, और डी क्या है? 7 8 9 9 10। 10 7 और 8 को रिपीट नहीं करेंगे, 9 और 10 बस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 3 2 5 10 6 7 8 9 एंड 10। सिक्स्थ वाला करिए। सिक्स्थ में मैं आपको पार्ट्स बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। बी यस सर इंटरसेक्शन सी बेटा आपको निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी के जो भी कॉमन एलिमेंट है, तो हमें क्या दिख रहा है? 11 और 13, 11 क्या 13 है ना, सिर्फ यही दो कॉमन एलिमेंट है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 11 13। नाउ द थर्ड वन इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो वेल इसको सेट कैसे करें? पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं।
तो ए और सी का इंटरसेक्शन देखो, ए सेट में यहाँ पर पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। तो 3, 5, 7, 9, 11 और सी था 11, 13, 15। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है विच इज 11। दिख रहा है आपको? Yes, ए sir. इंटरसेक्शन सी में बेटा सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है, और उसका अगर डी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो 11 और 15, 17 कोई सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। दैट मींस इसका आंसर तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट 5। Empty set. क्या ये आंसर आया था किसी का? लक्षिता, शुभांगी, Yes, sir. आप लोग? ओके मंजोत, गुड। वैदिका, आपका आंसर आया था सेकंड का? Yes, sir. दिस विल बी योर 5 सेट, है ना बेटा? कोई सा भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। अब ये 6th पार्ट देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकालोगे तो देखो बी यूनियन सी यहाँ से कितना आ रहा है? 7, 9, 11, 13 एंड 15। बी यूनियन सी में ये 5 एलिमेंट होंगे। उसका ए के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ पर आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना, ये आ जाएगा 7, 9 और 11। ये 3 एलिमेंट होंगे इस सेट में प्रेजेंट। ऑलराइट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर क्या आ जाएगा? 7, 9 और 11। पहले बी यूनियन सी निकालोगे आप तो वो आएगा 7, 9, 11, 13 एंड 15, और फिर उसका ए के साथ क्या करना है? आपको इंटरसेक्शन ले लेना है।